शोएब अख्तर के होम टाउन रावलपिंडी की पिच साबित हुई बिल्कुल शोएब अख्तर की तरह, बेजान, मुर्दा, बेहिस और तमाम जज्बात से आ रही। देखने को मिले बहुत सारे चौके और छक्के और बॉलरों की बेतहाशा पिटाई। ऐसे बैटिंग वीक के बाद तो पीसीबीए को कोई फास्ट बॉलर्स के लिए सैड मेमोरियल सा बनाना चाहिए पिंडी की पिच। 4 टीमें पीएसएल के प्लेऑफ्स में पहुंच चुकी हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर का मतलब है कराची और कोयटा बाहर हो चुकी हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने टूर्नामेंट के स्टार्ट में प्रेडिक्ट किया। बात करेंगे आज पिछले हफ्ते हुए पीएसएल के मैचेस पर और पिंडी की पिच पर। मैं हूं उमैर चीमा और आप देख रहे हैं बाउंड्री ब्रेकर्स। शुरू करते हैं चचा के बहुत ही नॉन ऑस्ट्रेलियन किस्म के बिहेवियर से। चचा ने इस टूर्नामेंट में मुश्किल से 2 50 मारी और उस दिन जो 50 मारी वो मारी भी लूजिंग कॉज में, और 50 मारने के बाद क्राउड को ऐसे ऐसे इशारे कर रहे हैं कि जनाब मैंने कुछ दुनिया फतह कर लिया है। तो चचा आपसे दरख्वास्त है, ये बहुत ही नॉन ऑस्ट्रेलियन किस्म का बिहेवियर है। ये बातें तब सूट करती हैं कि जब आप एग्रेशन दिखाएं और उसके साथ साथ मैच भी जीते। आप मैच जीत नहीं रहे हैं और पूरे क्राउड को ऐसे उंगलियां दिखा रहे हैं, ये बात कुछ सूट नहीं करती। तो मेरे ख्याल में इस ओवर एक्टिंग के चचा के पूरे 50 रुपए कटने चाहिए। सरफराज का ना खेलना कोयटा के लिए अच्छा साबित हुआ, उन प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला। विकेट कीपिंग स्पॉट भी जो सरफराज ने ना वो ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो एक नए बैट्समैन को चांस मिला। उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रन तो नहीं किए, लेकिन फिर भी एक एटलीस्ट नए प्लेयर को मौका मिला। तो ये इट वाज अ गुड मूव फॉर कोयटा टू बिल्ड अ टीम टुवर्ड्स द फ्यूचर। सो होपफुली कोयटा इस ट्रेंड पे कंटिन्यू करेगा। लेकिन इस वीक कोयटा में जो हाईलाइट थी वो थी जेसन रॉय की 100। ही जबरदस्त और शानदार किस्म की 100 मारी, 145 का उन्होंने स्कोर किया। और जेसन रॉय के पास चांस था कि वो बांग्लादेश में रह के इंग्लैंड की टीम के साथ T20 खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि पीएसएल आएंगे और पीएसएल खेलेंगे। और मेरे ख्याल से अच्छा फैसला था। अगर आप इस टाइम इंग्लैंड की सिचुएशन देखें बांग्लादेश में, तो वो 2 मैच बांग्लादेश से हार चुके हैं और बड़े स्पिनिंग से ट्रैक हैं। तो उस मामले में आई थिंक जेसन जो रॉय था उसने बड़ी अच्छी डिसीजन ली कि भाई ये स्पिन विकेटों पे जो है ना नहीं खेलना है, मुझे जाने दो पाकिस्तान, वहां पे मैं जाके पीएसएल खेलूंगा और वो भी पिंडी की पिचों पे। एक और कोयटा के ओवरसीज प्लेयर है मार्टिन गप्तिल। और मार्टिन गप्तिल ने जो पूरी पीएसएल है ना, वो उनका खेलने का मकसद एक ही सिर्फ मकसद था, और वो था कराची को नॉकआउट करना। 2 ही उन्होंने काम की इनिंग्स खेली हैं और दोनों कराची के अगेंस्ट आई हैं। एक में उन्होंने 100 की और उस दिन उन्होंने कोई 86 रन किए 56 बॉलों पे, और इन दो इनिंग्स ने मेक श्योर किया कि कराची जो है ना वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। इस गप्तिल ने अपने पैसे पूरे किए। वो सारे फैंस जो कराची को लाइक नहीं करते थे, वो एटलीस्ट गप्तिल को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे होंगे कि गप्तिल की वजह से जो है ना कराची बाहर हो गया, और उसने अपने पूरे ऑक्शन के पैसे इन्हीं 2 मैचों में ही पूरे किए। सो मूविंग ऑन टू लाहौर, एज प्रिडिक्टेड टेबल टॉपर थे। जिस तरह का उनका बॉलिंग अटैक है, ये टीम डिजर्व करती है टेबल को टॉप करने में। फखर जमान ने इस वीक में एक और सेंचुरी मारी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को उन्होंने तोड़ के रख दिया। जिस तरह उन्होंने मैच हराया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, वो देखने से ताल्लुक रखता था। पिंडी जैसी पिच पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को इतने छोटे स्कोर पर रोकना और मैच इतने बड़े मार्जिन से जीतना लाहौर की बॉलिंग की स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। और ये मेरा लाहौर वालों से सवाल है यार कि ये सिर्फ आपने पूरे टूर्नामेंट में गारंटी ली हुई है कि आपने सिर्फ कराची से ही हारना है। कराची से और कोई मैच नहीं जीता जाता, किसी भी टीम को वो नहीं हरा सकते हैं। लेकिन जब लाहौर के अगेंस्ट मैच आता है इस सीजन, उन्होंने दोनों मैच लाहौर को हराए और दोनों ही बहुत बुरी तरीके से हराए। सो हैट्स ऑफ टू कराची फॉर दैट। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ख्याल यह है कि कराची के फैंस को भी लाहौर की टीम का थोड़ा सा शुक्रगुजार होना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने कराची के फैंस को थोड़ा सा कुछ दिया इस टूर्नामेंट में सेलिब्रेट करने के लिए। अदरवाइज तो कोई ऐसी चीज ही नहीं थी कि जिसको वो इस पूरे टूर्नामेंट में सेलिब्रेट करते। तो एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट 2 चीजें कराची इस टूर्नामेंट से लेके जा सकता है, एक है इमाद वसीम की फॉर्म और दूसरा लाहौर को 2 बारी हराना। तमाम टीमों की तरह मुल्तान सुल्तान ने भी इस पिच का भरपूर फायदा उठाया, स्पेशली राइली रूसो और उस्मान खान ने। पहले राइली रूसो ने एक दिन रिकॉर्ड कायम किया फास्टेस्ट 100 का, वो 2 ही दिन में उस्मान खान ने उनको इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। राइली राइसू का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वी कैन ओनली वंडर कि अगर वो कोलपैक डील ना साइन करते और वो साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड ना मूव होते, तो अगर साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते रहते तो किस तरह के लेवल पर पहुंचते, किस तरह के स्टारडम वो अचीव करते। और अनफॉर्चुनेटली अब ये नहीं हो सकता है, ही कैन नॉट प्ले फॉर साउथ अफ्रीका एनीमोर। सो अब उनके हम जो इस तरह की इनिंग्स हैं वो इसी तरह की लोकल लीग्स में ही देखते हैं, कभी सीपीएल में तो कभी बीपीएल में और इस दफा पीएसएल में। राइली राइसू की परफॉर्मेंस पीएसएल में स्पेशली बहुत अच्छी रहती है। उस्मान खान की इनिंग से पहले इनके पास पीएसएल की फास्टेस्ट 100 थी और वो फास्टेस्ट 100 भी इन्होंने अपनी ही फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड तोड़कर बनाई थी। वो अलग बात है कि ये रिकॉर्ड बहुत ही थोड़ी देर के लिए रहा और उस्मान खान ने इस रिकॉर्ड को बड़ी ही जल्दी आकर तोड़ दिया। बात करते हैं उस्मान खान की। उस्मान खान उस दिन आए और ये जो इस टाइम सारी बैटिंग फ्रेंजी चल रही है, उस फ्रेंजी में सबसे अच्छी बैटिंग जो की वो उस्मान खान ने की। उन्होंने अपनी 136 बॉलों पर की फास्टेस्ट 100 इन पीएसएल हिस्ट्री। और जस्ट फॉर अ रेफरेंस, शाहिद अफरीदी जो क्रेजी इनिंग्स थी जिसकी वजह से हमने शाहिद अफरीदी को 25 साल अपना सुपरस्टार बनाए रखा, वो 100 उनकी 37 बॉलों में आई थी। उस्मान की ये जो 100 है 36 बॉलों पे, सो डिजर्व्स
अ लॉट ऑफ क्रेडिट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉय ने ये जो 100 की है, ये की भी अपनी फॉर्मर टीम के मुकाबले में। पहले उस्मान खान क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम में होते थे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इन्हें एक सीजन में एक चांस दिया, लेकिन कोविड की वजह से जब टूर्नामेंट थोड़ा डिले हुआ, उसके बाद ये टीम में अपनी जगह बना के नहीं रख सके। अगले सीजन में 4 से 5 इन्होंने कुछ लो स्कोरिंग इनिंग्स खेली, लेकिन एज सच कोई मेजर इंपैक्ट नहीं बना सके। इस मौके पर एंडी फ्लावर इनको T10 में देखते हैं दुबई में, और वो फिर जो है ना इनको मुल्तान सुल्तान में लेकर आते हैं। और फिर हम सब ने देखा कि जो उन्होंने अपने फॉर्मर बॉस कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ किया, वो देखने से ताल्लुक रखता था। उस दिन उस्मान खान ने जो कोटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर को मांझा लगाया ना, मजा ही आ गया उसको देख के। अब मुल्तान की बात हो रही हो तो वी हैव टू टॉक अबाउट पोलार्ड। कभी कभी तो मुझे इंसान नहीं जिन लगते हैं जो उनकी फील्ड पे प्रेजेंस है, जिस तरह के वो कैच पकड़ते हैं, ये किसी इंसान के बस की तो बात नहीं है। कहाँ बाउंड्री के अंदर अंदर से उछल कर लपक कर बॉल जो है वो वापस ले आते हैं बाउंड्री के अंदर, और फिर उसको कैच भी कर लेते हैं। ना सिर्फ 6 बचाते हैं बल्कि विकेट भी लेते हैं। आई थिंक पोलार्ड जैसी फील्डिंग, एटलीस्ट इस तरह की अवेयरनेस वाली फील्डिंग मैंने किसी और फील्डर को करते हुए नहीं देखी इस PSL में। मुल्तान सुल्तान के बॉलर अब्बास अफरीदी ने इस वीक एक हैट्रिक ली। मेरे ख्याल से बहुत ही होम्योपैथिक किस्म की हैट्रिक थी। कुछ खास पता भी नहीं चला, हैट्रिक हो गई। एक ओवर के आखिरी 2 बॉलों पे विकेट ली, और उसके बाद अपने नए ओवर की पहली बॉल पर आके विकेट ली। लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने जो छक्के लग रहे थे, ये हैट्रिक जो है ना बड़ी मदम सी होके निकल गई। और जिस तरह की हैट्रिक थी वो भी कि बॉल जो है ना बाउंड्री पे कैच हो रही है, तो ये वाली जो उनकी हैट्रिक थी वो जरा अंडर द रडार गुजर गई है। लेकिन गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, राइट नाउ अब्बास अफरीदी जो है वो टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर है, और एहसानुल्लाह जो है वो सेकंड लीडिंग विकेट टेकर हैं। सो दोनों मुल्तान सुल्तान के बॉलर नेक टू नेक फॉर द मोस्ट विकेट टेकिंग बॉलर ऑफ PSL दिस सीजन। एक और अच्छी खुशखबरी मुल्तान के लिए इस वीक ये हुई कि टिम डेविड की टीम में वापसी हो चुकी है। टिम डेविड की वजह से मुल्तान का बैटिंग ऑर्डर जो है वो बहुत ही मजबूत लग रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द PSL टाइटल। लेट्स सी कैसे खेलते हैं अपने रिमेनिंग मैचेस। पिंडी की पिच जिसमें तमाम बैट्समैनों ने बहुत ज्यादा रन किए, अगर कोई एक टीम डिसअपॉइंटेड हुई होगी तो वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग उस तरह पिंडी की पिच को यूटिलाइज नहीं कर सकी जिस तरह उनको करनी चाहिए थी। आजम खान की कमी उन्हें बहुत ज्यादा महसूस। एक उनके पास जो ब्राइट स्पॉट था वो था राणा फहीम अशरफ फ्रॉम फूलनगर। राणा साहब ने टीम को बार बार मुश्किल वक्त में निकाला। ये आखिरी मैच जो पेशावर जल्मी से हारे वो भी ऑलमोस्ट राणा साहब निकाल के ले गए थे पेशावर के हाथ से। वो तो बहुत जबरदस्त उन्हें यॉर्कर पड़ गया जिससे वो आउट हो गए, जिसकी वजह से वो गेम हार गए। इससे पहले उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक ऐसी ही सिचुएशन में आखिरी ओवर में 20 रन करके मैच बचाया था। सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू राणा फहीम अशरफ फ्रॉम फूलनगर फॉर डूइंग सो ग्रेट। मियां साहब की जो पर्ची है ना उसने वाह वाह करके रख दिया है। इवन PTI के फैन बॉयज जो है ना वो इस बात को डिनाई नहीं कर सक रहे हैं कि ये जो मियां साहब ने एक हाथ रखा ना, ये बहुत ही एक नायाब किस्म के फूल पे हाथ रखा। शादाब की फॉर्म के इश्यूज चल रहे हैं उसी तरह ही, बहुत ही हॉट एंड कोल्ड किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं। 1-2 ओवर अच्छे फेंकते हैं, 1-2 ओवर बहुत लूज कर रहे हैं। तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस टूर्नामेंट में आगे प्रोग्रेस करना है तो इनको ये अपनी चीजें इंप्रूव करनी होगी। बैटिंग जिस तरह के रट से गुजर रही है इस टाइम, उससे इनको बहुत जल्दी वापस आना होगा क्योंकि अब तो टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा। अगली नेक्स्ट गेम अगर इस्लामाबाद हारता है तो टूर्नामेंट से बाहर है, क्योंकि नेक्स्ट इस्लामाबाद जो गेम खेलेगा वो एलिमिनेटर है अगेंस्ट पेशावर जल्मी। सो एज अ इस्लामाबाद यूनाइटेड फैन आई जस्ट होप कि थोड़ी सी जो है ना होश के नाखून लेंगे और थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे और अंधाधुन सिर्फ बैट नहीं घुमाएंगे। अग्रेशन और अंधाधुन बैट घुमाने में मेरे ख्याल में थोड़ा सा फर्क है। अब क्या ही बात करें पेशावर जल्मी के बारे में, 2 दफा 240 से ज्यादा स्कोर कर बॉलिंग ने चेज करवा लिया। इस टूर्नामेंट की प्रॉब्ली वन ऑफ द वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप। इस बॉलिंग लाइनअप के साथ वो प्लेऑफ में पहुंच गए। पेशावर का प्लेऑफ में पहुंचने का क्रेडिट पेशावर से ज्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग को जाता है। अगर ना वो इतना बुरा खेलते तो आज पेशावर की जगह पे उन दोनों टीम में से एक टीम आगे होती। बहुत ही बुरी बॉलिंग है पेशावर जल्मी की। इवन दो के बैटिंग में उन्होंने बहुत अच्छे स्कोर किए 240 प्लस दोनों इनिंग्स में, पर इन हाइंडसाइट वो दोनों स्कोर जो है वो सब पार साबित हुए और दोनों दफा वो स्कोर चेज हो गए। एक दफा जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं जेसन रॉय ने इनकी अच्छी तरह टकोर की, और दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट रॉयली रोसू ने जो है ना बड़ी अच्छी किस्म की क्लास ली तमाम पेशावर के बॉलर्स की। थोड़ी सी सेविंग ग्रेस ये थी कि जो आखिरी मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने एक 180 का टारगेट डिफेंड किया नी की पिच पे ही, तो मे बी जो बॉलिंग फॉर्म वो ढूंढ रहे थे उनको थोड़ी सी मिल गई है। खुरम शहजाद ने आखिरी ओवर में 2 शानदार यॉर्कर करके अपनी टीम को फतह दिलवाई। होपफुली पेशावर जल्मी को वो स्पार्क मिल गया है खुरम शहजाद की सूरत में जो वो वहाब रियाज में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो बिटवीन दीज 2 बॉलर्स थोड़ी सी उम्मीद तो बनी है पेशावर जल्मी के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी मेरे ख्याल से प्लेऑफ की सबसे वीकेस्ट टीम जो है वो पेशावर जल्मी है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर
बैटिंग, देयर बैटिंग इज वर्ल्ड क्लास बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। दे डोंट हैव एनी वर्ल्ड क्लास बॉलर इन देयर लाइनअप। दोस्तों थोड़ी सी पिंडी की पिच पे भी जरा बात कर ले। मुझे नहीं पता कि पीसीबी का क्या इरादा था। इससे अच्छा तो ये था कि सारे बॉलरों को एक वैन में डालते और किसी कब्रिस्तान ले जाते, या उनको वैसे ही कह देते कि भाई हमें आप लोगों की अब जरूरत नहीं है, हम जो है ना बॉलिंग मशीन लगा लेते हैं, बॉलिंग मशीन है बॉलिंग कराएंगे और आगे से बैट्समैन जो है ना वो सिर्फ छक्के चौके मारेंगे, आप लोग प्लीज घर जाओ। ये वाला ट्रीटमेंट उनके लिए फिर भी बेटर होना था कि उनको कब्रिस्तान छोड़ते। जो उनके साथ किया ना, उनको ये जो पिंडी की पिच प्रोवाइड की है, ये तो उनके साथ बहुत ही ज्यादती की, मतलब के बॉलरों को सफा हस्ती से मिटाने की कोशिश किया है। मेरे ख्याल में जेनोसाइड है ये। इस तरह की बॉलर्स की ट्रीटमेंट में यूएन में आवाज उठानी चाहिए। इतना जुल्म सितम मैंने नहीं देखा आज तक बॉलरों। मुझे कोई बहुत ज्यादा हैरानगी नहीं होगी कि पिंडी पिच की वजह से हमारे ऊपर कोई 2-3 सैंक्शंस लग जाएं वैसे की तरफ से कि भाई आपके यहाँ बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन, मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है। सेंचुरियां बनी जा रही हैं, 200 स्कोर बने जा रहे हैं, 200 स्कोर आप टीमें 250 करके उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिलो पार है। इस तरह के क्रिकेट का भी मजा नहीं आता है। थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए बैट और बॉल में कि अगर बॉलर एफर्ट डाले तो कुछ ना कुछ उसे पिच में से जरूर मिले। इतना ट्रू बाउंस और इतना कंसिस्टेंट बाउंस और ऊपर से इतनी छोटी बाउंड्रियां, खुदा का कहर है। थोड़े से नंबर्स आपको बता दूं ताकि आपको आइडिया हो कि बॉलर्स के साथ हुई क्या है इस पिछले एक वीक में। पीएसएल की फास्टेस्ट 400 में से जो 3 है वो पिछले वीक पिंडी में हुई। कान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में 513 रन बने जो किसी भी टी20 के हाईएस्ट एग्रीगेट टी20 रन। कैस को 77 रन पड़े 4 ओवरों में, जो कि पीएसएल हिस्ट्री के हाईएस्ट रन। किसी भी एक बॉलर को एक बैट्समैन की तरफ से 54 रन पड़ना, और वो भी 12 बॉलर में, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ, मैं कैस को वो 54 रन की बात कर रहा हूं जो उनको उस्मान खान ने मारे थे मैच के अंदर। उस्मान खान ने जब अपनी सेंचुरी की उस टाइम टोटल टीम के ओवर 8.2 ओवर्स में थे। इस तरह के मैचेस से पीएसएल थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। अब पीएसएल की जो आइडेंटिटी है वो है बॉलिंग। इस तरह की पिचों की वजह से हम पीएसएल की जो चमक है उसमें थोड़ी सी कमी ला रहे हैं। तो हमारी फास्ट बॉलर जो अट्रैक्शन है, जो मेन सेलिंग यूएसबी है, हम उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली पीएससीबीए इस पिछले वीक से सीखेगी कुछ और नेक्स्ट ईयर पिंडी की पिचेस से थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी, बाउंड्री साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। वैसे तो स्टेडियम है ही छोटा, लेकिन उसके बाद बाउंड्री कुशन थोड़े से और अंदर रखे होते हैं जो कि बॉलर्स के लिए ज्यादती है। पिंडी की पिच में आराम से 75 मीटर्स की बाउंड्री ऑल अराउंड हो सकती है। तो होपफुली ये थोड़े से चेंजेस करेंगे पीसीबीए वाले नेक्स्ट ईयर। इतनी वन साइडेड भी गेम ना हो जाए कि ट्रस्ट जो है ना वो इतना लूज होना शुरू हो जाए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी ही रैंट्स काफी हैं। काफी देर मैंने बोल लिया। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।